नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत, यूपी की बात। मनीष के साथ में आपका बहुत स्वागत है। बंगाल चुनाव के एग्जिट पोल से भारतीय जनता पार्टी तो बहुत खुश ही है, लेकिन समाजवादी पार्टी भी भीतर ही भीतर कुछ कम खुश नहीं है। उसकी ये खुशी इसलिए है क्योंकि वो एग्जिट पोल के नतीजों को ज़्यादा गौर से या उस पर बहुत पुरजोर तरीके से ध्यान नहीं दे रही है, बल्कि वो ये देख रही है कि पिछले सालों में उसने राजनीतिक रूप से कौन सी कमाई की है, खासकर अखिलेश यादव के रिजीम में। दो तीन एग्जाम्पल समाजवादी पार्टी की खुशी के दिए जा सकते हैं, जिसमें 2022 का विधानसभा चुनाव और 2024 का लोकसभा चुनाव बहुत अहम है। सपाइयों की और अखिलेश यादव की खुशी इसलिए है कि भले ही 2017 में उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार चली गई, लेकिन 2022 और 2024 में उनको पहले से बढ़त के साथ सदन में सीटें मिली। 2017 में पूर्ण बहुमत की सपा सरकार का ये हाल हो गया कि उसे सिर्फ 47 सीटों पर जीत मिली, लेकिन 5 साल बाद जब 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ तो उसकी सीटों की संख्या बढ़कर 111 हो गई। इसी तरीके से लोकसभा चुनाव की देखें तो 2014 और 2019 में सपा की बहुत खस्ता हालत रही, लेकिन 2024 में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से अखिलेश यादव की चाल में, उनकी भाषा में इतना आत्मविश्वास झलकने लगा। 2024 में समाजवादी पार्टी को यूपी की 80 सीटों में से 37 सीटों पर जीत मिल गई। भारतीय जनता पार्टी जो नंबर 1 रहती थी पिछले 2 चुनावों से, वो नंबर 2 हो गई। और ये 37 सीटें अखिलेश यादव के समय में जीती गई। और इन 37 सीटों का क्या महत्व है, इसको समझिए। समाजवादी पार्टी ने यूपी में कभी इतनी लोकसभा सीटों पर विजय नहीं हासिल की थी। देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी अपने लोकसभा सदस्यों के कारण समाजवादी पार्टी सदन में दिखती है, तो खुशी की बात तो है ही है। आखिर क्यों न खुश हो। और अब जबकि 2027 का विधानसभा चुनाव सर पे है, तो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को लगता है कि जिन 37 संसदीय क्षेत्रों में उसके सांसद बने हैं, यदि उनमें विधानसभा सीटों को जोड़ लिया जाए और उनको जीता हुआ मान लिया जाए तो सपा की तो पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। समाजवादी पार्टी के सामने कई बड़ी चुनौतियां मुंह बाए खड़ी हैं, जो उसके इस आत्मविश्वास को निगलने को आतुर हैं और उसकी रफ्तार को धीमा करने को आतुर हैं। सबसे बड़ी चुनौती तो अभी विधानसभा में ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा के सामने खड़ी कर दी। 1995 की घटना भी सबको याद है, जब प्रदेश की पहली दलित मुख्यमंत्री के साथ स्टेट गेस्ट हाउस कांड हुआ था। पार्टी कोई भी हो सकती है, लेकिन आपका आचरण क्या था? यह स्थिति थी। यह है समाजवादी पार्टी का आचरण। समाजवादी पार्टी के नेताओं के वक्तव्यों को अगर आप देखेंगे, आप याद करिए उस समय की बहुजन समाज पार्टी की नेत्री जो बाद में प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, भारतीय जनता पार्टी ने उनको सपोर्ट किया कि हां, एक दलित की बेटी को सम्मान मिलना चाहिए और वहां आगे बढ़े। देखो भाई, सवाल यह है कि उनकी बैसाखी पे सरकार तो सपा चला रही थी। यह नैतिक दायित्व तो आप लोगों का था, लेकिन आप लोगों की राक्षसी वृत्ति पर लगाम लगाने के लिए तात्कालिक रूप से आवश्यक था कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें सपोर्ट करे। और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने उस समय उस प्रकार की सौहार्दता का परिचय दिया। स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी अपनी जान पर खेल करके समाजवादी पार्टी के गुंडों से भिड़े थे स्टेट गेस्ट हाउस में। तब जाकर के सुश्री मायावती जी सुरक्षित हो पाई थी। यह स्थिति थी आपकी। सबसे बड़ी चुनौती समाजवादी पार्टी को इन्हीं 2 मुद्दों पर है। पहला, दलित विरोधी घोषित कर दिया जाए, और दूसरा,
महिला सुरक्षा के नाम पर उसको अपदस्थ कर दिया जाए। इसके एग्जाम्पल भी ऐसे रहे जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी को इस तरीके की घेरेबंदी का सामना करना पड़ता है। गेस्ट हाउस कांड को तो कोई नकार नहीं सकता। और तो और मुलायम सिंह यादव अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन एक चुनावी जनसभा में बोलते हुए उनका बयान लड़कों से गलती हो जाती है। आखिर भारतीय जनता पार्टी सालों बाद भी उसे नहीं छोड़ पाई है। क्यों? क्योंकि महिला सुरक्षा और लॉ एंड ऑर्डर के मामले पर समाजवादी पार्टी को लेकर आम जनता कुछ देर सोच में तो जरूर पड़ जाती है। लॉ एंड ऑर्डर के अलावा जो समाजवादी पार्टी को 2024 में जीत दिलाने में जिस मुद्दे का बहुत योगदान रहा वो था दलित वोट। संविधान बदले जाने के नैरेटिव पे सपा ने खूब वोट बटोरे और इसी का परिणाम रहा कि उसे लोकसभा चुनाव में जितनी उम्मीद नहीं थी उससे कई गुना ज़्यादा सीटें मिली। तो उनको सहेजना बहुत बड़ी चुनौती है और यही वजह है कि महिला आरक्षण और महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर 30 अप्रैल को जो विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया था उसमें विशेष तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने मायावती के लिए दलित मुख्यमंत्री शब्द का इस्तेमाल किया और बताया कि किस तरीके से सपा के लोगों ने एक दलित मुख्यमंत्री को, दलित महिला को जान से मारने की कोशिश की। तो सपा के सामने ये एक बहुत बड़ी चुनौती विधानसभा चुनाव के लिए खड़ी होगी कि लॉ एंड ऑर्डर और दलित हितैषी इन दो मुद्दों पर उसे लोग घेरेंगे ही घेरेंगे। अब इससे पार पाना उसके लिए इतनी आसान बात होगी या मुश्किल होगी, ये तो उसकी स्ट्रेटजी पे निर्भर करता है। लेकिन जिस तरीके से बिहार में लालू यादव को जंगल राज कहकर भारतीय जनता पार्टी फिर से उस रिजीम को याद दिला देना चाहती थी, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी गेस्ट हाउस कांड और तमाम दूसरी घटनाओं को बार बार याद दिलाती है। सोशल मीडिया पे इसके बाद तमाम बातें भी चलने लगी जिसमें ये भी चला कि किस तरीके से अमरमणि त्रिपाठी के बेटे अमन मणि त्रिपाठी को लगातार समाजवादी पार्टी पोषित करती रही और उनको टिकट भी दिया, क्योंकि अमरमणि त्रिपाठी के बारे में सभी जानते हैं कि किस तरीके से एक कवियत्री जिसके पेट में बच्चा भी था उसकी हत्या में वो जेल भी रहे और उनका राजनीतिक कैरियर ही खत्म हो गया। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर और दलित वोट बैंक के अलावा भी समाजवादी पार्टी के सामने कम चुनौती नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो पीडीए का फॉर्मूला अखिलेश यादव का चल गया और संविधान बदले जाने के नाम पर के डर से पिछड़ों और दलितों का वोट उन्हें ठीक ठाक मिला, क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में वैसे ही हो जाएगा? राजनीति में एक बहुत पुरानी कहावत है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। मैं अपने सभी बौद्ध भिक्षुओं से कहूंगा कि इस समय बहुत संकट का समय गुजर रहा है। संविधान और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान और लोकतंत्र, उसको लगातार खतरा पैदा कर रही हैं कुछ ताकतें। हमें भरोसा है कि हमारे सभी पूजनीय आदरणीय बौद्ध भिक्षुगण न केवल हम लोगों को आशीर्वाद देंगे, बल्कि इस लड़ाई में हम सबको आप आशीर्वाद देकर के कामयाबी होने की शुभकामनाएं देंगे। तो इसकी क्या गारंटी है कि रिजर्वेशन हटाए जाने का मुद्दा या खत्म किए जाने का मुद्दा विधानसभा चुनाव में भी चल सकता है? लोकसभा चुनाव में तो ये समझ में आ रहा था कि केंद्र की सरकार को ये हैसियत हासिल है कि वो कुछ तब्दीली कर सके, लेकिन राज्य का इलेक्शन तो इन मुद्दों पर होता नहीं है। तो उनका जो पीडीए का फॉर्मूला है वो लोकसभा के साथ साथ विधानसभा में भी कितना चल जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं। दूसरी चुनौती उनके खुद परिवार की भी बनी हुई है। हालांकि अभी तो परिवार में सभी दलों में और सभी धड़ों में बहुत एका दिख रहा है, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि चुनाव आने आने तक कोई मुंह न फुला ले? शिवपाल यादव कितने लंबे समय तक अखिलेश यादव से दूर रहे और समाजवादी पार्टी पे हमले करते रहे, ये तो देखा ही गया है। वो तो मुलायम सिंह की वजह से दोनों में सामंजस्य बैठा, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि इतनी बड़ी फैमिली में, जबकि अपर्णा यादव खुद ही बगावत का झंडा लिए खड़ी रहती हैं, तो ऐसे में परिवार के सभी लोग एकजुट रहें, इसको लेकर भी संशय हमेशा बरकरार रहता है।
तो जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी बहुत उछल रही है, क्योंकि उसे 2024 में उम्मीद से ज़्यादा सफलता मिली और 2017 के मुकाबले 2022 में यानी विधानसभा चुनाव में भी उसकी सीटें 2 गुना से ज़्यादा बढ़ गईं। लेकिन ये बैटल ग्राउंड इतना आसान नहीं होगा। सबसे बड़ी बात तो यही है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने यादव और मुस्लिम कम्युनिटी को बिल्कुल किनारे रखते हुए लोकसभा के चुनाव में टिकट का बंटवारा किया था, जब 403 सीटों पर उन्हें टिकट का बंटवारा करना होगा तो वो समाजवादी पार्टी के मूल चरित्र से किस तरह अपने आप को दूर कर पाएंगे और ये मैसेज दे पाएंगे कि सपा सिर्फ यादवों और मुसलमानों की ही पार्टी नहीं है। ये भी बहुत बड़ा चैलेंज उनके सामने खड़ा होगा। तो जैसे जैसे चुनावी समय और करीब आता जाएगा वैसे वैसे पत्ते भी खुलते जाएंगे और यदि समाजवादी पार्टी के सामने समस्याएं और चुनौतियां हैं तो भाजपा के सामने भी कम समस्याएं और कम चुनौतियां नहीं हैं। और बादशाह तो वही बनेगा जो चुनौतियों से बखूबी लड़ पाएगा और दूसरे पे बढ़त हासिल कर पाएगा। यूपी की बात मनीष के साथ में आप मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। एक नए एपिसोड के साथ फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।